सर्वप्रथम आप सभी को शुभ संध्या। कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। हम पिछली कक्षा में मध्य भारत में थे और पिछले क्लास में हमने मध्य भारत का सिलेबस लिख लिया था और सिलेबस लेखन की कड़ी में हमने मध्य भारत का वर्गीकरण भी किया था। मैंने आप सभी को लिखवा दिया था कि मध्यकाल को हम परीक्षा के दृष्टिकोण से 3 पार्ट्स में बांटकर देखते हैं। ठीक है, 3 पार्ट्स में बांटकर देखते हैं, जिसमें जो पहला खंड है वह पूर्व मध्यकाल है, उसके पश्चात सल्तनत युग है और सबसे अंत में मुगल काल है। और इसी कड़ी में हम सल्तनत युग और मुगल काल के समय में क्षेत्रीय राजवंशों को भी लेकर चलते हैं, जिसमें विजयनगर और बहमनी तथा मराठा परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आपने देखा कि 647 से लेकर 1206 तक का जो समय है वह पूर्व मध्यकाल का है। 1206 से लेकर 1526 तक का जो समय है वह सल्तनत युग कहलाता है, जिसमें 5 राजवंश हैं: गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी राजवंश। और उसके पश्चात मुगल काल को हम देखते हैं। इस कड़ी में मैंने चर्चा किया कि हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में हुई और यही तकनीकी तौर पर प्राचीन भारत का हम अंत मानते हैं। और उसके बाद कन्नौज को लेकर जो सामरिक महत्व का केंद्र भी था, उसे लेकर पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंशों के बीच में लगभग 200 वर्षों तक संघर्ष चलता रहा और अंत में अंतिम रूप से विजय प्रतिहारों की हुई। तो आपने इन समीक्षाओं के क्रम में पाल वंश को देख लिया था, जिसके शासक गोपाल थे। हम पाल वंश की समाप्ति के बाद प्रतिहार में चल रहे थे और प्रतिहार वंश की कड़ी में भी हमने लगभग 4 शासकों को या 5 शासकों को शायद देख लिया था। और आज जो हमारा टॉपिक है वह मिहिर भोज है, जहां से हम शुरुआत करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने पिछला रिवीजन भी किया होगा। तो अगले शासक का नाम लिखिए, मिहिर भोज। मिहिर भोज। आज यहां से हम शुरू करेंगे। ठीक है, अपनी कॉपी को लगातार रिवाइज करते रहिए और अपनी तैयारी को तराशते रहिए, उसको बनाते रहिए बेहतर, ताकि जब भी कभी पूछताछ की कड़ी में हम आगे बढ़ें तो आप जवाब देने की स्थिति में रहें। और साथ ही उम्मीद करता हूं कि आप अखबार इत्यादि भी पढ़ रहे होंगे, विभिन्न स्रोतों को देख रहे होंगे और अपनी लेखन शैली पर भी आप अभी कार्य कर रहे होंगे। फिलहाल पीटी के साथ साथ वहां भी कुछ न कुछ कार्य करते रहिए। ठीक है, मिहिर भोज को देखते हैं। देखिए, मिहिर भोज के विषय में कहा जाता है कि ये प्रतिहार वंश के सबसे शक्तिशाली और महान शासक थे। ध्यान रखिएगा इसे। इन्हें राजा भोज भी कहा जाता है। इनकी एक प्रसिद्ध कृति है तेली का मंदिर, जो मध्य प्रदेश में है। इन्होंने बनवाया था। उस समय उसका संबंध जैन मंदिर से था, लेकिन वर्तमान में उसमें हिंदू मंदिर के अंश मिलते हैं। तो यह आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। इस पॉइंट को हम लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, यह प्रतिहार का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। यह प्रतिहार का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। यह प्रतिहार का सबसे महान कर दीजिएगा, महत्वपूर्ण को महान कर दीजिए, महान शासक था। महान शासक था। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, तो एमपी के ग्वालियर में, एमपी के ग्वालियर में क्या किया, तेली का मंदिर बनवाया, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस पॉइंट को लिखिए,
देखिए, ग्वालियर में तेली का मंदिर बनवाया। ग्वालियर में तेली का मंदिर बनवाया। ग्वालियर में तेली का मंदिर बनवाया, ब्रैकेट में जैन मंदिर। जैन मंदिर। ठीक है। अब मंदिरों के संदर्भ में ध्यान रखना है, मध्यकाल में और प्राचीन काल में कुछ मंदिरों का संबंध तीनों धर्मों से है, जबकि कुछ का केवल बौद्ध या जैन से है। बड़ा विवादास्पद रहता है कई बार, और परीक्षा में इस तरह के प्रश्न भी आजकल पूछे जाने का ट्रेंड है। तो आप एक नोट लिख दीजिए इसमें। नोट में लिख दीजिए, लिखिए वर्तमान में तेली का मंदिर एक हिंदू मंदिर है। वर्तमान में तेली का मंदिर एक हिंदू मंदिर है। वर्तमान में तेली का मंदिर एक हिंदू मंदिर है, जो जो शिव, विष्णु और मातृकाओं को समर्पित है। जो शिव, विष्णु और मातृकाओं को समर्पित है। इसको ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है। अगले शासक का नाम लिखिए। अगले शासक का नाम लिखिए, महेंद्रपाल प्रथम। महेंद्रपाल प्रथम। महेंद्रपाल प्रथम। ठीक है। अब इनके विषय में भी एक आध बातें देख लेंगे कि क्या क्या महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला बिंदु तो यही है कि प्रतिहार शासक थे, और इनके समय में जो एक महत्वपूर्ण बात है वो क्या है, कौन बताएंगे आप में से कोई? इनके दरबार में दरबारी के बारे में पहले बताइए। इनके दरबार की क्या विशेषता थी, ये बताइए। इनके दरबार में प्रसिद्ध कवि राजशेखर रहा करते थे। कर्पूर मंजरी आपने जरूर पढ़ा होगा। कर्पूर मंजरी के विषय में पूछा भी गया है कि उसके रचयिता कौन है। तो ऐसी रचनाओं के रचयिता और महाविद्वान राजशेखर जैसे कवि इन्हीं के दरबार में रहा करते थे। यह पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, इसको लिख दीजिए। देखिए, महेंद्रपाल के दरबार में, महेंद्रपाल के दरबार में राजशेखर जैसे विद्वान रहा करते थे। राजशेखर जैसे विद्वान रहा करते थे, जिन्होंने जिन्होंने कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी, जिन्होंने कर्पूर मंजरी, कौमा, ऐसे ऊपर से नीचे भी लिख सकते हैं, कर्पूर मंजरी, कौमा, बाल भारत, बाल भारत, कौमा, बाल रामायण,
बाल रामायण, बाल रामायण, कॉमा विद्यशाल भंजिका, कॉमा विद्यशाल भंजिका, विद्यशाल भंजिका एवं एवं काव्य मीमांसा की रचना की, एवं काव्य मीमांसा की रचना की, काव्य मीमांसा की रचना की। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इन 4-5 रचनाओं को नहीं भूलेंगे, जिसमें कर्पूर मंजरी आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से उल्लेखनीय है। साथ ही कई बार बाल रामायण के बारे में पूछता है, तो बाल रामायण के लेखक भी राजशेखर हैं। ठीक है, उच्च कोटि के विद्वान थे और किस राजा के दरबारी कवि थे? महेंद्रपाल। इसको आप परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब जैसे इसके पहले हमने मिहिर भोज के बारे में पढ़ा, तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि मिहिर भोज भगवान विष्णु के भक्त थे, और विष्णु का जो प्रथम अवतार था वो कौन सा अवतार था? वाराह अवतार। तो इन्होंने उसी के तर्ज पर आदि वाराह की संज्ञा धारण की थी, जो पूछा गया है कई बार। इसको आप नीचे नोट में मेंशन कर दीजिए, लिख दीजिए नोट में। लिखिए, प्रतिहारों में, प्रतिहारों में मिहिर भोज ने, मिहिर भोज ने आदि वाराह, आदि वाराह की संज्ञा धारण की थी, आदि वाराह की संज्ञा धारण की थी। ठीक है, अब आप में से कोई बताएंगे कि आदि वाराह का अर्थ क्या होता है? कौन बताएंगे? सभी लोग वीडियो मोड में आ जाएं। आदित्य जी, आप बताइए कि आदि वाराह का अर्थ क्या होता है? एनी बॉडी, कोई भी? कोई नहीं बता सके। आप लोग थोड़ा सा हिंदी व्याकरण को भी देखा करिए कभी कभी। देखिए, बीपीएससी में शब्दों पर पकड़ रखना बड़ा जरूरी है। ठीक है, शब्द, शब्द में स्पष्ट है, वाराह माने तो सुअर होता है, और आदि का अर्थ क्या होता है? सबसे पहला, क्योंकि विष्णु ने जब अवतार लिया था, उन्हें इसीलिए आदि वाराह कहा गया। वो सबसे पहले वाराह थे, उसी तर्ज पर इन्होंने ये उपाधि धारण कर ली। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब भी कभी इस तरह के शब्द आ जाएं तो उसको थोड़ा सा गहराई से देख लेंगे। आगे चलते हैं, शब्दार्थ को बढ़िया बनाएंगे। इंग्लिश और हिंदी में अपने शब्दार्थ पर पकड़ रखिएगा, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल और प्रेजेंटेशन स्किल दोनों काफी बेहतर हो जाएगी, शानदार हो जाएगा। और इसके लिए थोड़ा बहुत अखबार, साहित्य इत्यादि को भी देखा कीजिए, और जहां भारी शब्द मिले उसे डिक्शनरी में, आजकल तो ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, आप उसको जरूर देखिए। आगे चलेंगे, नेक्स्ट पॉइंट। एक और नोट लिख दीजिए उसी के नीचे, कन्नौज के बारे में लिख लीजिए। देखिए, पहले कन्नौज को पहले महोदया, कौमा
महोदय श्री एवं कानिकुजा भी कहा जाता था। कानिकुजा भी कहा जाता था। कानिकुजा भी कहा जाता था। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, सामरिक महत्व था इसका। एक और नोट लिख सकते हैं। कन्नौज को किस चीज की राजधानी के नाम से जानते हैं? कन्नौज को हम इत्र की राजधानी भी कहते हैं। तो लिख दीजिए अगली नोट में, इत्र की राजधानी, तीर का चिन्ह, कन्नौज। कन्नौज इत्र की राजधानी, कन्नौज। ठीक है, इस सब को याद रखते हुए चलेंगे। एक और नोट लिख लीजिए, जब नोट ही लिखा है तो 4-5 नोट लिख लीजिए। देखिए, बंगाल में पाल वंश के बाद, बंगाल में पाल वंश के बाद सेन वंश का शासन हुआ। बंगाल में पाल वंश के बाद सेन वंश का शासन हुआ। ब्रैकेट में लिख दीजिए, संस्थापक सामंत सेन। संस्थापक सामंत सेन। ठीक है, अब सेन वंश में दो ऐसे शासक हैं जिसको साथ साथ याद रख लीजिए। लिख दीजिए, इस वंश में दो शासक प्रमुख थे। इस वंश में दो शासक प्रमुख थे। दो शासक प्रमुख थे। पहला लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन जिन्होंने 1119 में लक्ष्मण संवत चलाया। जिन्होंने 1119 ईस्वी में लक्ष्मण संवत चलाया। लक्ष्मण संवत चलाया। उम्मीद करता हूं कि शक संवत और विक्रम संवत सबको याद होगा। ठीक है, लक्ष्मण संवत चलाया। अब लक्ष्मण सेन के साथ एक और बिंदु महत्वपूर्ण है। इनके समय में भी इनके दरबारी एक लेखक थे जो बड़े प्रसिद्ध हुए। कौन थे? वेरी गुड। इनकी रचना का क्या नाम है? गीत गोविंद। ठीक है, इसको भी लिख दीजिए। देखिए, इनके दरबार में, इनके दरबार में गीत गोविंद के रचयिता जयदेव रहा करते थे। इनके दरबार में गीत गोविंद के रचयिता जयदेव रहा करते थे। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव रहा करते थे। ध्यान रखेंगे कि जब गीता की रचना हुई तो गीता की रचना के बाद जयदेव ने इसकी रचना की थी बहुत बाद में, जिसमें राधा कृष्ण के प्रेम को दिखाया गया है गीत गोविंद में। इसे हर हाल में ध्यान रखेंगे। और भी एक रचना है इनकी जयदेव की जो काफी प्रसिद्ध है। उसका क्या नाम है उस रचना का? उसका क्या नाम है? उसका नाम लिख लीजिए, रति मंजरी।
रति मंजरी। तीर का चिन्ह जयदेव। ठीक है, तो सेन वंश को भी इसी कड़ी में हमने थोड़ा बहुत देख लिया है नोट में। अब चूंकि आपने लिखा था कि इसमें दो शासक प्रमुख हैं, एक तो लक्ष्मण सेन और दूसरा जो शासक प्रमुख है वो कौन है? वल्लाल सेन। दूसरे में लिख दीजिए वल्लाल सेन। वल्लाल सेन। इनकी भी दो रचनाएं महत्वपूर्ण है। लिख दीजिए इनकी रचना, इनकी रचना स्मृति दान सागर, इनकी रचना स्मृति दान सागर एवं अद्भुत सागर है। इनकी रचना का नाम स्मृति दान सागर एवं अद्भुत सागर है। अद्भुत सागर है। अद्भुत सागर है। इस प्रकार हमने प्रतिहारों को भी देख लिया है। प्रतिहार के बाद तीन चार पॉइंट्स में नोट के माध्यम से हमने और भी कुछ तथ्यों को देख लिया, जैसे मिहिर भोज को आदिवाराह कहते हैं, हमने इसको भी देख लिया। इत्र की राजधानी कन्नौज है, हमने इसको भी देख लिया। कन्नौज का दूसरा नाम क्या है? महोदय श्री भी है, और क्या है? कानी कुजा भी है, और क्या है? महोदया भी है। तो इस सब को भी ध्यान रख लीजिएगा। पाल वंश के बाद बंगाल में सेन वंश आया, यह भी आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जिसमें लक्ष्मण सेन को लक्ष्मण संवत के लिए जाना जाता है। साथ ही उनके दरबारी कवि और लेखक गीत गोविंद के रचयिता जयदेव को भी लेकर वो महत्वपूर्ण है। रति मंजरी को भी ध्यान में रख लीजिएगा। और वल्लाल सेन की बात की जाए तो अद्भुत सागर और स्मृति दान सागर, यह दो रचनाएं वहां महत्वपूर्ण हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इसको एक बार देख लेंगे। अब तीसरे वंश की हम बात करेंगे जो संघर्ष में शामिल था, राष्ट्रकूट। क्योंकि पाल और प्रतिहार को हमने एक दृष्टि में देख लिया है, अब हेडिंग होगा राष्ट्रकूट। उसको हेडिंग बना दीजिए। राष्ट्रकूट 753 से 975 ईस्वी। 753 से 975 ईस्वी राष्ट्रकूट। ठीक है, क्योंकि इस तीनों के बीच संघर्ष में वैसे तो प्रतिहारों की विजय हुई, लेकिन राष्ट्रकूटों का भी परीक्षा के दृष्टिकोण से अपना महत्व है। इसके संस्थापक कौन थे राष्ट्रकूट वंश के, कौन बताएंगे? दंतिदुर्ग थे, सही उत्तर है। तो लिखिए संस्थापक दंतिदुर्ग। संस्थापक दंतिदुर्ग। राजधानी राजधानी मान्यखेत। ब्रैकेट में लिख दीजिएगा एमपी प्लस कर्नाटक। ठीक है, संयुक्त है। वैसे आजकल ये कर्नाटक में है, लेकिन उस टाइम में क्या था? एमपी प्लस कर्नाटक था। मान्यखेत। ठीक है, राजधानी। अब दंतिदुर्ग के विषय में कहा जाता है कि इन्होंने हिरण्यगर्भ यज्ञ किया।
यह ऐसा यज्ञ है जैसे ब्राह्मणों में एक यज्ञोपवीत संस्कार होता है, जिसके बाद ब्राह्मण को द्विज कहा जाता है। कहा जाता है कि अब ब्राह्मण का पुनर्जन्म हुआ है। उस तरह से क्षत्रियों के लिए हिरण्यगर्भ यज्ञ को उसी से जोड़कर आप देख सकते हैं। एक बार उसका पुनर्जन्म हुआ है, और जब इन्होंने इस यज्ञ को किया तो प्रतिहार इनके द्वारपाल थे, क्योंकि बलशाली शासक थे, तो प्रतिहारों को द्वारपाल में नियुक्त किया था, इस यज्ञ को कोई क्षति न पहुंच जाए। ठीक है, इसको भी मेंशन कर दीजिए। लिखिए, दंतिदुर्ग ने हिरण्यगर्भ यज्ञ, दंतिदुर्ग ने हिरण्यगर्भ यज्ञ यज्ञ उज्जैन में शुरू की, उज्जैन में संपन्न किया। उज्जैन में संपन्न किया। उज्जैन में संपन्न किया, जिसमें जिसमें प्रतिहार शासकों ने द्वारपाल के रूप में कार्य किया। जिसमें प्रतिहार शासकों ने द्वारपाल के रूप में कार्य किया। ठीक है, द्वारपाल के रूप में कार्य किया, ध्यान रखिएगा। कई बार पूछा भी गया है कि हिरण्यगर्भ यज्ञ को किस शासक ने संपन्न किया, तो उत्तर होगा दंतिदुर्ग। अब इसमें अगले शासक का नाम लिखिए, कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम। ठीक है, अब इनके विषय में आपने यदि अध्ययन किया होगा तो देखा होगा कि इन्होंने क्या किया। इन्होंने एलोरा एलोरा के चट्टानों को काटकर कैलाशनाथ मंदिर बनवाया। ये पॉइंट बहुत पूछा भी जाता है, इसको लिख लीजिए। देखिए, इन्होंने चट्टानों को काटकर चट्टानों को काटकर एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। कहां पर, किस राज्य में? महाराष्ट्र में। वेरी गुड। राज्य पर भी थोड़ा कमांड रखेंगे। जब ज्योग्राफी की कक्षा शुरू करेंगे तो वहां हम मैप के माध्यम से राज्यों का भी अध्ययन करेंगे। आप में से क्या सभी अभ्यर्थियों ने अखबार पढ़ना शुरू कर दिया है? एक बार हाथ खड़े करें जो नियमित रूप से पढ़ने लगे हैं। छोटू कुमार जी और आदित्य जी, दो ही हाथ खड़े हुए। 6 अभ्यर्थियों ने अभी तक हाथ क्यों नहीं खड़ा किया? ज्योति कुमारी। हाँ अर्चना जी, कुछ कह रहे हैं आप, बताइए। ठीक है, लेकिन उसको देखने की प्रवृत्ति बना लीजिए। यदि आज मैं आपके पास मोबाइल तो है ना, आप वहां भी देख सकते हैं, है ना। आपके पास तो अब तीसरा नेत्र है। मार्टिन कूपर ने जब से तीसरे नेत्र का निर्माण किया है, उसके बाद ऑफलाइन की दुनिया जाती रही। अब तो आप देखेंगे कि पाठ्य पुस्तकों की बिक्री सबसे कम हो गई है। एकेडमिक्स की किताबें छोड़ दी जाए तो बाकी किताबों की बिक्री में लगभग 90% की गिरावट दर्ज की गई है। कोई पढ़ता ही नहीं है किताब अब, क्योंकि सभी पुस्तकें अमेजन किंडल के माध्यम से ऑनलाइन अवेलेबल हो गई हैं। ठीक है, और अखबारों को देखिए, जैसे हिंदुस्तान का अखबार मिलता है हमारे तरफ, तो
लाइव हिंदुस्तान पर जाकर आप डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं उसका। तो थोड़ा सा उसको देखिए। अब देखिए इसका प्रभाव पड़ता है। अभी मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, देखते हैं कि आपकी क्या स्थिति है। इससे पूछा जाए, छोटू जी आप अखबार पढ़ते हैं, आप बताइए कि अभी संसार में 5 महत्वपूर्ण देश कौन से हैं और किस कारण से महत्वपूर्ण है, उसका नाम बताइए। आदित्य जी आप बताएंगे? 4 देश हुए और एक कोई देश। हमास भी चर्चा में है। ठीक है। अब यदि हमास के बारे में पूछा जाए तो हमास के बारे में क्या जानते हैं? ये आजकल देखिएगा 1 साल से अखबारों में चर्चा का विषय रहा हमास। ठीक है। पहले राज्य से शुरू करते हैं, क्योंकि कुछ अभ्यर्थियों को लग रहा होगा कि बड़ा भारी है। अंतर्राष्ट्रीय को छोड़ दिया जाए आज। ठीक है, किसी और दिन रखेंगे, राज्य में चलते हैं। वरुण जी आप भारत के किसी 5 राज्य का नाम बताइए आज के परिप्रेक्ष्य में, और बताइए कि वो किस कारण से चर्चा में है आजकल। किसी 5 राज्य का नाम। एक बार माइक ऑन कर लीजिए। पहले ये बताइए कि कितने राज्य हैं अभी। कैसे? अभी 28 राज्य हैं। अभी 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है। इसका मतलब लगता है कि आपने बड़े लंबे समय से अखबारों को नहीं देखा है। मैं समझ जाता हूं, मुझे पता चल जाता है कि आप नहीं पढ़ रहे हैं। छोटू कुमार जी एक बार सामने आइए, और भी अभ्यर्थियों को टच करते हैं। आप अखबार देखते हैं, आप बताइए कि कौन से ऐसे 5 राज्य हो सकते हैं आज के समय में जो महत्वपूर्ण हैं और चर्चा के केंद्र में हैं। अच्छा, 1 मिनट 1 मिनट। एक, दिल्ली राज्य नहीं है, ध्यान रखिएगा। और नई दिल्ली तो बिल्कुल ही राज्य नहीं है। नई दिल्ली और दिल्ली में अंतर समझते हैं कि नहीं? क्या अंतर है? दिल्ली और नई दिल्ली में क्या अंतर है? और नई दिल्ली? तो राजधानी कौन सी है, नई दिल्ली है कि दिल्ली है? और दिल्ली पहले से है। अच्छा, कोई मुझे थोड़ा ठीक से बताएंगे कि दिल्ली और नई दिल्ली में बेसिक डिफरेंस क्या है? जिला है, एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, दिल्ली के कई जिलों में से नई दिल्ली भी एक जिला है, सही उत्तर है। और नई दिल्ली जो डिस्ट्रिक्ट है वो भारत की राजधानी बनाई गई है, उस क्षेत्र को भारत का राजधानी बनाया गया है। देश जो दिल्ली है वो एक प्रदेश है, जिसको एनसीटी के नाम से जानते हैं, नेशनल कैपिटल टेरिटरी के नाम से जानते हैं, राज्य नहीं है, ध्यान रखिएगा। एक तो दिल्ली हुआ छोटू जी, और उसके बाद दिल्ली किस कारण से चर्चा में है? वेरी गुड। कितनी सीटें मिली हैं बीजेपी को? गुड। और आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को? 0। ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद दूसरा राज्य कौन सा है जो अभी चर्चा में है, किस कारण से चर्चा में है? अच्छा, चुनाव से इतर, चुनाव के बिंदु को छोड़ दिया जाए तो किसी और कारण से कोई राज्य बहुत चर्चा में है अभी? उत्तर प्रदेश। ठीक है।
बांग्लादेश राज्य नहीं है। आज भारत में चलते हैं। उत्तराखंड है। क्यों है चर्चा में? कौन सी सरकार है, किस सरकार ने लागू किया है? पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने। ठीक है, वेरी गुड। देखिए, यदि आप पढ़ेंगे तो आपकी दृष्टि में भारत और विश्व रहेगा। यदि अखबार नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत होगी। मैं जानता हूं कि कुछ अभ्यर्थी पढ़ते हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि कुछ अभ्यर्थी नहीं भी पढ़ते हैं। तो जो नहीं पढ़ते हैं वो थोड़ा देखने की आदत विकसित करें। मोबाइल में आप कभी भी यूं चलते हुए भी देख सकते हैं, ज़्यादा देखना होता नहीं है। 15-20 मिनट देख लेंगे तो खबरें आपके माइंड में घूमती रहेंगी और रिवीजन होता रहेगा, कहा जाए। अच्छा, आदित्य जी भी कुछ कहना चाहते हैं, आप भी बता दीजिए, फिर मैं बताता हूँ। हाँ, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। छोटू जी, एक्सप्रेस करने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे आती है। इसके दो तरीके हैं। यदि बचपन से किसी विद्यार्थी को विद्यालय में फोरम मिलता है, मंच मिलता है, तो आगे चलकर अपने आप यह क्षमता विकसित हो जाती है। ठीक है, और आप इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बन जाते हैं। लेकिन यदि किसी कारण से उस समय ऐसा माहौल नहीं मिला हो तो अभी भी कोई देर नहीं हुई, थोड़ा थोड़ा प्रयास करके आप में वो क्षमता आ जाएगी। ठीक है, वो टू वे कम्युनिकेशन के माध्यम से आ जाती है। दो तरफ से जब बातचीत होती है तो वो आ जाती है। चलिए, जिन लोगों ने अखबार को साफ इग्नोर कर दिया है वो जरूर देखें। आजकल की जो परीक्षा का ट्रेंड है उसमें बिना न्यूज़पेपर के रिजल्ट नहीं आता है। क्योंकि कोई भी आयोग जब हमारा सिलेक्शन करता है तो वो मान के चलता है कि आप देश दुनिया के वर्तमान खबरों से अवगत हैं, आपको संसार के बारे में ज्ञात है कि वर्तमान में किस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हम किस शासक में थे? तो हमने अभी हाल ही में अभी जस्ट पढ़ा कि कृष्ण प्रथम को हमने देख लिया था, कैलाशनाथ मंदिर को हमने देख लिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले शासक का नाम लिखिए, ध्रुव। ध्रुव। अभी हम राष्ट्रकूट वंश में हैं, ध्यान रखिएगा। ध्रुव। अब आपने देखा कि 200 वर्षों के त्रिपक्षीय संघर्ष में भले ही अंतिम रूप से प्रतिहारों की विजय हुई हो, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब राष्ट्रकूट वंश के शासक ध्रुव ने पाल और प्रतिहार दोनों पर नियंत्रण कर लिया था। तो यह आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और पाल और प्रतिहार को पराजित भी कर दिया था कुछ समय के लिए। बाद में प्रतिहार जीत गए, लेकिन ध्रुव के रहते हुए जीत नहीं पाए थे। इसमें दो पॉइंट लिख दीजिए। फर्स्ट पॉइंट लिखिए ध्रुव के विषय में, इनके काल में, इनके काल में कन्नौज पर नियंत्रण स्थापित किया गया। इनके काल में कन्नौज पर नियंत्रण स्थापित किया गया। कन्नौज पर नियंत्रण स्थापित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, पाल और प्रतिहार को पराजित किया। पाल और प्रतिहार को पराजित किया। अगले शासक का हम नाम लिखेंगे अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष ब्रैकेट में 814 से लेकर 878 ईस्वी। 814 से लेकर 878 ईस्वी। ठीक है, इनके विषय में क्या क्या महत्वपूर्ण हो सकता है, कोई देख कर बताइए। जितनी बातें मैंने यहां लिखी है, इतना देखकर बताइए कि इनके बारे में क्या महत्वपूर्ण हो सकता है।
वेरी गुड। दिखने से ही लगता है कि इससे अधिक लंबा शासन किसी का नहीं रहा होगा, और नहीं ही था। यदि हम इस कालखंड को देखें, 814 से लेकर 878 के बीच के गैप को देखें, तो यह गैप 64 साल का है। और 64 वर्ष कोई शासन करेगा, यह कोई सामान्य बात नहीं है। क्योंकि आजकल भी देखिए कि जो कोई सर्विस ज्वाइन करते हैं आप, यदि 25 वर्ष में ज्वाइन करते हैं और 60 वर्ष में रिटायरमेंट होती है, तो अधिकतम 35 साल सेवा दे पाते हैं। उच्च सेवाओं में 35 साल से अधिक सेवा यदा कदा कोई दे पाता होगा, लेकिन इन्होंने 64 वर्ष तक शासन किया, तो नाम भी है अमोघ वर्ष। और भारत के इतिहास में इनसे अधिक समय तक शासक कोई नहीं रहा। ये इनकी सबसे महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात क्या है? तो दूसरी बात है कि ये कन्नड़ भाषा के कवि भी थे, और इनकी एक रचना भी है जिसका क्या नाम है? कवि राजमार्ग। इनकी रचना का नाम है कवि राजमार्ग। तो यह इनकी दूसरी विशेषता है। इनका जन्म एक सैन्य छावनी में हुआ था, और इन्होंने बाद में जैन धर्म को अपनाया। और ध्यान रखिएगा कि जल समाधि के माध्यम से इन्होंने शरीर का त्याग किया था। उस शासक का नाम आप लोग बताइए जिन्होंने संलेखना पद्धति के माध्यम से शरीर का त्याग किया था। चंद्रगुप्त मौर्य। वेरी गुड। कहां पर किया था? कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में। ठीक है, तो याद रखिएगा, ध्यान रखेंगे, इन्होंने जल समाधि के माध्यम से शरीर का त्याग किया था। सबसे लंबे समय 64 साल तक भारत के शासक रहे। कविराज मार्ग लिखा, तो ये सब इनके बारे में अत्यंत महत्वपूर्ण है। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, लिखिए ये सबसे लंबे समय तक भारत के शासक रहे। ये सबसे लंबे समय तक भारत के शासक रहे। ब्रैकेट में लिख दीजिए 64 वर्ष, 64 ईयर्स। 64 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इनका जन्म सैन्य छावनी में हुआ था। इनका जन्म सैन्य छावनी में हुआ था। इनका जन्म सैन्य छावनी में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, इन्होंने जैन धर्म का पालन किया और जल समाधि ग्रहण की। इन्होंने जैन धर्म का पालन किया और जल समाधि ग्रहण की। जल समाधि ग्रहण की। जल समाधि ग्रहण की। तीन बातें हुई। चौथा पॉइंट लिखेंगे, देखिए ये कन्नड़ भाषा के कवि थे। कन्नड़ भाषा के कवि थे। कन्नड़ भाषा के कवि थे एवं कवि राजमार्ग की रचना की। एवं कवि राजमार्ग की रचना की। कवि राजमार्ग की रचना की। ठीक है, कवि राजमार्ग की रचना की। ध्यान रखेंगे कि कवि राजमार्ग कन्नड़ भाषा का पहला साहित्यिक स्रोत है। यदि कभी पूछा जाए कि कन्नड़ भाषा में सबसे पहले कौन सा साहित्यिक स्रोत लिखा गया, उत्तर कवि राजमार्ग हो जाएगा। इसको भी लिख दीजिए। यह कन्नड़ भाषा का
सबसे पहला साहित्यिक स्रोत है? ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। द्वितीय अशोक की संज्ञा किसे दी गई है? कनिष्क को दी गई है। उसी तरह से अमोघ वर्ष को दक्षिण भारत का अशोक कहा जाता है। इसको लिख दीजिए। देखिए, अमोघ वर्ष को दक्षिण का अशोक कहा जाता है। दक्षिण का अशोक कहा जाता है। दक्षिण का अशोक कहा जाता है। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहते हैं। अब कोई बताएंगे कि दक्षिण भारत का स्वर्ण युग किस काल को कहते हैं? चोल काल को कहते हैं। ठीक है, तो यह आप सभी को याद है। साहित्य भी आपने देख लिया कि कन्नड़ साहित्य में सबसे जो पहली रचना है वह कौन सी है? कवि राजमार्ग है। अब एक क्वेश्चन कई बार पूछ देता है कि कन्नड़ साहित्य के 3 सबसे महत्वपूर्ण कवि रत्न कौन से थे? सबसे बेहतर कवि कौन से थे? वेरी गुड। इस तीनों को भी लिख लीजिए। लिखिए, नोट में लिख दीजिए। लिखिए, कन्नड़ भाषा के 3 प्रमुख कवि रत्न थे। कन्नड़ भाषा के 3 प्रमुख कवि रत्न थे। कवि रत्न थे। 3 प्रमुख कवि रत्न थे। पंपा, पंपा, पोन्ना एवं रन्ना। पंपा, पोन्ना एवं रन्ना। ठीक है, नोट की कड़ी में ही एक दूसरा नोट भी लिख दीजिए। नोट नंबर 2। लिखिए, तक्कोलम का युद्ध तक्कोलम का युद्ध तक्कोलम का युद्ध 949 ईस्वी में 949 ईस्वी में 949 ईस्वी में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय एवं चोल शासक राजादित्य के बीच हुआ था। चोल शासक राजादित्य के बीच हुआ था। हुआ था।
ठीक है, तक्कोलम का युद्ध ध्यान रख लेंगे, पूछा गया है कई बार। एक और नोट ऐड कर दीजिए, लिखिए राष्ट्रकूट राज्य को अरबों ने राष्ट्रकूट राज्य को अरबों ने पलाहार कहा। अरबों ने पलाहार कहा। ठीक है, अब ये बताइए कि सुलेमान ने रहुआ किसे कहा था? पाल वंश को। वेरी गुड। सुलेमान किस देश का यात्री था? अरब यात्री था। इसको भी ध्यान रख लीजिएगा कि पाल वंश को रहुमा कहा, और यहां ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रकूट को क्या कहा? अरब यात्रियों ने पलाहार कहा। अपने देशज भाषाओं में उन्होंने ये सब नाम दिए हैं। कॉपी के शीर्ष पर सबसे ऊपर लिख दीजिए, सबसे ऊपर एक पुस्तक है, संस्कृत में लिखी हुई है ये पुस्तक। इस पुस्तक के लेखक कौन है? एक मैथमेटिशियन है जिन्होंने संस्कृत में इस प्रसिद्ध पुस्तक को लिखा था। क्या नाम है उनका? उनका नाम है महावीराचार्य। लिखिए गणितज्ञ महावीराचार्य गणितज्ञ महावीराचार्य गणितज्ञ महावीराचार्य ने गणितज्ञ महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह गणित सार संग्रह संस्कृत में लिखा। गणित सार संग्रह संस्कृत में लिखा। संस्कृत में लिखा। ठीक है, गणित सार संग्रह संस्कृत में लिखा। ध्यान रखेंगे। आर्यभट्ट के बारे में मैंने लिखवा दिया है, आर्यभट्टी और सूर्य सिद्धांत, इसे भी ध्यान रखेंगे। सूर्य सिद्धांत का संबंध किससे है? खगोल विज्ञान से है, जबकि आर्यभट्टी एक गणितीय पुस्तक थे। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। कोपरनिकस के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को याद रखेंगे, और इस कड़ी में आर्किमिडीज को भी नहीं भूलना है। आर्किमिडीज के भी सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं। साइंस में हम आर्किमिडीज के बारे में उत्प्लावन के सिद्धांत को भी देखेंगे। ठीक है, तो हमने इस प्रकार पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट को समाप्त कर लिया है। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे? तो इसके बाद हम क्या देखेंगे? चोल शासक। तो हेडिंग में लिखिए चोल वंश। चोल वंश 9वीं से 13वीं सदी। चोल वंश 9वीं से 13वीं सदी। ये हमारा हेडिंग होगा। ध्यान रखिएगा, इस वंश को थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले आज मैंने चर्चा की कड़ी में बता दिया है कि इस वंश को दक्षिण भारत का स्वर्णयुग कहा जाता है, जिसकी स्थापना किसने की थी? चोल वंश की। विजयालय चोल ने की थी। विजयालय। ठीक है, जब आप चोल वंश को पढ़ेंगे तो चोल वंश में जो सबसे उभर कर पॉइंट सामने आता है वह आता है कि चोलों की नौसेना नंबर 1 थी। टॉप क्लास की नेवी थी इनके पास। दूसरा जो पॉइंट इनके बारे में उभर कर आता है वो है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन में चोल शासक एक उदाहरण प्रस्तुत करते थे।
ठीक है। और ध्यान रखिएगा एक चीज इनके विषय में, कि जो दक्षिण पूर्वी एशिया राष्ट्र हैं, तो दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र में अपने साम्राज्य को प्रसार करने में चोलों की अहम भूमिका रही। इसको भी ध्यान रखेंगे। तो ये तीन बातें इनके विषय में महत्वपूर्ण है। एक तो दक्षिण पूर्वी साम्राज्य विस्तार, दूसरा स्थानीय स्वशासन, तीसरा नौसेना। नौसेना के बल पर इन्होंने बड़े मजबूत शासकों को परास्त किया, ये कभी नहीं भूलेंगे। और ध्यान रखिएगा, इस कड़ी में राजेंद्र प्रथम और राजराज, ये दोनों आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण शासक सिद्ध होते हैं। और जब हम राजेंद्र और राजराज को पढ़ेंगे तो हम उन दोनों के बीच डिफरेंस को भी याद रखेंगे, कहां किसने कार्य किया। कई बार हमें देखिएगा कि हम भूल जाते हैं, वहां पर हमारी स्मृति भ्रमित हो जाती है कि उत्तर राजराज होगा या राजेंद्र होगा। उन पॉइंट्स को भी हम विस्तार से देखेंगे। तो सबसे पहले परिचय से शुरुआत करें, ठीक है। पहला पॉइंट लिखिए, लिखिए चोल काल को दक्षिण भारत का स्वर्णयुग कहा जाता है। चोल काल को दक्षिण भारत का स्वर्णयुग कहा जाता है। स्वर्णयुग कहा जाता है। स्वर्णयुग कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि क्योंकि इतिहास में इतिहास में सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक क्षेत्रों में इनका उत्कृष्ट योगदान है। इनका उत्कृष्ट योगदान है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, उत्कृष्ट योगदान है। देखिए चोल शासकों को स्थानीय स्वशासन, चोल शासकों को स्थानीय स्वशासन, कौमा नौसेना, 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 कौमा नटराज की कंस प्रतिमा, नटराज की कंस की चतुर्भुज प्रतिमा, नटराज की कंस की चतुर्भुज प्रतिमा, चतुर्भुज प्रतिमा तथा तथा दक्षिण पूर्वी एशिया देशों में दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में नियंत्रण स्थापित करने वाले विशिष्ट शासकों के रूप में जाना जाता है।
नियंत्रण स्थापित करने वाले विशिष्ट शासकों के विषय में जाना जाता है। विशिष्ट शासकों के विषय में, विशिष्ट शासकों के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जब हम राष्ट्रकूट पर पढ़ रहे थे तो राष्ट्रकूट में शायद मैंने एक बात आज आपको नहीं लिखवाई, उसको भी लिख दीजिए जहां राष्ट्रकूट पढ़ रहे थे, कि राष्ट्रकूटों का चिन्ह क्या था, प्रतीक चिन्ह क्या था, सिंबल क्या था उनका? गोल्डन ईगल, सुनहरा बाज। जहां राष्ट्रकूट लिखे हैं वहीं शुरू में लिख दीजिए, कहीं पर मेंशन कर दीजिए। राष्ट्रकूटों का प्रतीक चिन्ह गोल्डन ईगल था। पूछा हुआ क्वेश्चन है। राष्ट्रकूटों का प्रतीक चिन्ह गोल्डन ईगल था। गोल्डन ईगल था। ठीक है, मूल बातों पर आते हैं। तो हमने चोल के सामान्य परिचय को देख लिया है कि नौसेना महत्वपूर्ण है। हमने देख लिया कि स्थानीय स्वशासन के कारण जाने जाते हैं। दक्षिण भारत का स्वर्ण युग है। हमने देखा कि दक्षिण पूर्वी एशिया देशों पर नियंत्रण को लेकर भी जाने जाते हैं। और कांस्य प्रतिमा, जो चतुर्भुज मूर्ति है, उसके लिए भी जाने जाते हैं। अब नीचे लिख दीजिए संस्थापक। संस्थापक विजयालय। संस्थापक विजयालय। कहीं कहीं पर विजयालय चोल भी लिखा होता है, तो एक ही बात है। लिख दिया विजयालय। अब इसकी कई राजधानियां बनी, लेकिन आरंभिक राजधानी तंजावुर थी। आरंभिक राजधानी तंजावुर। तंजावुर, तमिलनाडु, ब्रैकेट में। तीन चार राजधानियां थी, लेकिन जब पूछे कि आरंभिक राजधानी क्या थी तो तंजावुर हो जाएगा। और यदि आपसे पूछे कि अशोककालीन राजधानी क्या थी, क्या थी अशोककाल में राजधानी? उरैयूर। पाटलिपुत्र कैसे हो जाएगा? तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, लिख दीजिए नेक्स्ट पॉइंट में। लिखिए, ध्यान रखें कि अशोककालीन चोल राज्य की राजधानी अशोककालीन चोल राज्य की राजधानी उरैयूर थी, तमिलनाडु। उरैयूर थी। अशोककालीन चोल राज्य की राजधानी उरैयूर थी, तमिलनाडु। यह किसके लिए प्रसिद्ध था? सूती वस्त्रों के लिए। ठीक है, इसको भी लिख दीजिए। यह सूती वस्त्रों हेतु प्रसिद्ध था। यह सूती वस्त्रों हेतु प्रसिद्ध था। मथुरा के बारे में क्या लिखवाए हैं?
मथुरा किसके लिए प्रसिद्ध था? सूती वस्त्रों के लिए। एक नोट में लिख दीजिए, देखिए साठका का क्षेत्र मथुरा में है। साठका का क्षेत्र मथुरा में है, जो सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। जो सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। साठका का क्षेत्र मथुरा में है, जो सूती वस्त्रों के लिए सिद्ध है। सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। अब लिखिए अगले पॉइंट में, राजराज प्रथम और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, राजराज प्रथम ठीक है, इनके पुत्र का नाम था राजेंद्र प्रथम। तो राजराज और राजेंद्र दोनों हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। इनके विषय में दो तीन बातें आपको याद रखनी चाहिए। जैसे सबसे पहला तथ्य है कि यह शैव धर्म को मानने वाले थे, यह सबसे पहला तथ्य है। और उसके बाद इनके समय में दक्षिण भारत में मंदिरों का द्रविड़ शैली में विकास हुआ। यह दो बातें फिलहाल क्या हैं, महत्वपूर्ण हैं। शेष बातों को हम और देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट लिख दीजिए, यह शैव धर्म का अनुयायी था। यह शैव धर्म का अनुयायी था। शैव धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट पॉइंट, इन्होंने मंदिर के द्रविड़ शैली की स्थापना की, जन्मदाता है। इन्होंने मंदिर के द्रविड़ शैली की स्थापना की, जिसका सबसे उत्कृष्ट उदाहरण जिसका सबसे उत्कृष्ट उदाहरण तमिलनाडु का बृहदेश्वर मंदिर है। तमिलनाडु का बृहदेश्वर मंदिर है, जो तंजावुर में अवस्थित है। तमिलनाडु का बृहदेश्वर मंदिर है, जो तमिलनाडु में अवस्थित है, तंजावुर में अवस्थित है। अब ध्यान रखिएगा इस मंदिर के विषय में, यह एक शैव मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है, और यूनेस्को ने इस मंदिर को विश्व विरासत में शामिल किया है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो लिख दीजिए, यह शैव मंदिर है जिसे जिसे यूनेस्को ने यूनेस्को ने यह शैव मंदिर है जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है।
इस मंदिर को पेरू उदय्यार कोविल के नाम से भी जानते हैं। इस मंदिर को पेरू उदय्यार कोविल के नाम से भी जानते हैं। जानते हैं जिसमें जिसमें भगवान शिव की नृत्य करती हुई नटराज की मूर्ति है। जिसमें भगवान शिव की नृत्य करती हुई नटराज की मूर्ति है। ठीक है, आज का लास्ट पॉइंट लिख लीजिए। लिखिए, राजराज ने, यदि कभी परीक्षा में राजराज प्रथम आ जाए उसका मतलब राजराज ही है। राजराज ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। राजराज ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। आक्रमण किया, लेकिन लेकिन अंतिम विजय अंतिम विजय उसके पुत्र राजेंद्र प्रथम को मिली। अंतिम विजय उसके पुत्र राजेंद्र प्रथम को मिली। राजेंद्र प्रथम को मिली। ठीक है, अगला टॉपिक देकर छोड़ दीजिए, राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट टॉपिक, राजेंद्र प्रथम। ध्यान रखेंगे कि इसमें जब हम चोल साम्राज्य को समाप्त कर लेंगे तो चोल साम्राज्य को समाप्त करने के पश्चात हम विदेशी आक्रमण को देखेंगे, अरबी आक्रमण को देखेंगे इस करीब में, और भी जो विदेशी शासकों के आक्रमण हुए उसे हम देखने का प्रयास करेंगे, जिसमें अरब, तुर्क और अफगान परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे। साथ ही जब यह चैप्टर समाप्त हो जाता है तो बूस्टर फैक्ट्स को भी देखेंगे और इसके टेस्ट सीरीज को भी देखेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज कक्षा की समाप्ति की घोषणा करता हूं। कल हम फिर आएंगे और फिर राजेंद्र प्रथम से अपनी कक्षा की शुरुआत करेंगे और चोल इत्यादि को समाप्त करते हुए विदेशी शासकों में कल हम एंटर कर जाएंगे। सभी का धन्यवाद और सभी को शुभ रात्रि। गुड नाइट।